हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, बिहार स्पेशल के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारे वीडियोस आ रहे हैं, इन्हीं के अंतर्गत आज मैंने एक बेहद महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वर्ण स्थिति, जो भारत की वर्ण स्थिति है, इससे संबंधित एक नई रिपोर्ट जो 2021 में आई है और अब आगे 2 वर्षों तक जो भी एग्जाम होंगे 2022 में और 2023 में, तो उन समस्त एग्जाम में इन रिपोर्टों से संबंधित समस्त प्रश्न ही होंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जिन प्रश्नों को देखा था वो 2019 के आंकड़ों के अंतर्गत थे। चूंकि वो आंकड़े अब पुराने हो चुके हैं और नया आंकड़ा 2021 का अब आ चुका है, तो इस संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे कि ये जो नए आंकड़े हैं ये क्यों विशेष है। पिछले आंकड़े जो 2019 में दी गई थी उससे किन मायनों में ये अलग है और इस बार किन क्षेत्रों में विशेष फोकस किया गया है। और आज जितने भी आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और इनमें बताई गई जो भी बातें हैं उसे आप आत्मसात करते हुए चलेंगे। ओके गाइज, तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। ISFR की जो रिपोर्ट है जो 2021 में आई है, यह रिपोर्ट काफी विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। कई क्षेत्रों पर फोकस डाला गया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण आज के डेट में पर्यावरण और वन बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे संबंधित जो भी तथ्य हो, जो भी मुद्दे हो, आप अच्छी तरह उस पर पकड़ बनाएं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं 2021 के, उसमें क्या विशेष है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये आंकड़े प्रत्येक 2 वर्ष में प्रस्तुत की जाती है और पहली बार 1987 में यह प्रस्तुत की गई थी और ये जो आंकड़े 2021 के हैं वो इस क्रम में 17वां आंकड़ा है जो पेश किया गया है। जिन प्रमुख क्षेत्रों पर इस बार प्रकाश डाली गई है उनमें वन आवरण के विषय में, वनों का आवरण भारत में किस प्रकार का है, इसके अलावे वृक्ष आवरण, वनों के अतिरिक्त वृक्षों का फैलाव किन इलाकों में कितना है इसके बारे में, मैंग्रोव आवरण जो समुद्री वनस्पति है जो तटीय इलाकों में मिलते हैं, तो मैंग्रोव की क्या अवस्थिति है इसके संदर्भ में है, वन निधि स्टॉक, वनों के क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्या कमी आई है, इसके संदर्भ में भी विस्तृत रिपोर्ट है। और वनों में कार्बन संग्रह, जो कार्बन संग्रह हमें वनों में, वनस्पतियों में मिलती है, उसकी क्या स्थिति है, अद्यतन रिपोर्ट इसमें जारी की गई है। वनों में आग की निगरानी, दोस्तों अक्सर दावानल की अवस्थिति, दावानल जंगलों के आग को दावानल कहते हैं। पूरे विश्व में यह समस्या आज देखने को मिल रही है। भारत में भी ऐसे कई वन्य इलाके हैं, वन्य क्षेत्र है जहां पर अग्नि का प्रकोप संभावित है, हो सकता है, तो इस संदर्भ में भी इस रिपोर्ट में प्रस्तुतिकरण है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो हॉटस्पॉट है, जो प्रमुख सेंटर है, इसके संबंध में चर्चा की गई। सबसे मुख्य बात ध्यान रखिएगा, सबसे मुख्य बात जो इस रिपोर्ट में है और वो पहली बार इस क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है, वो है टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर वन, जो एशियाई शेरों के लिए इकलौता सेंटर है भारत में, जो गुजरात सौराष्ट्र में है। उस वन की क्या स्थिति है, पहली बार इस रिपोर्ट में वहां की वन्य स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई है, तो ये विशेष है। तो अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि ISFR जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसका मकसद क्या है, क्यों ये पेश की जाती है, इसके फायदे क्या है। तो याद रखिए, ISFR का जो रिपोर्ट है इसके आधार पर देश में वन प्रबंधन, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इस पर ध्यान दी जाती है। इसके अलावा वानिकी और कृषि वानिकी, वानिकी मतलब वनों से संबंधित, कृषि वानिकी एक ऐसे शब्द है, इस पर आप ध्यान दीजिए। कृषि वानिकी यानी फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों वृक्षों की जो खेती की जाती है, झाड़ियों की जो खेती की जाती है, इसे कृषि वानिकी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इन समस्त क्षेत्रों के लिए, नियोजन के लिए ये जो आंकड़े हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए बारी बारी से जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले वन आवरण के विषय में, दोस्तों ISFR की जो 2021 में रिपोर्ट आई है उनमें सर्वाधिक जो मुख्य बात है कि भारत में वनों के आवरण और वृक्षावरण दोनों ही क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। तो जो कुल बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर की 2019 के आंकड़ों की तुलना में।
2019 में जो हमारी रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में इस वर्ष 2261 वर्ग किलोमीटर अधिक क्षेत्रों में वन आवरण और वृक्षों के आवरण में बढ़ोतरी हुई है। तो सिर्फ वन आवरण में कितनी बढ़ोतरी हुई है, यानी वनीय क्षेत्रों में जो बढ़ोतरी है तो वो है 1540 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षों के आवरण में जो बढ़ोतरी हुई है वो है 721 वर्ग किलोमीटर। दोनों को मिला दें तो ये होती है 2261 वर्ग किलोमीटर। मालूम है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्षेत्रफल के अंतर्गत 8,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों और वृक्षों के आवरण फैले हुए हैं। ये आंकड़े हैं 2021 के, और इसमें सिर्फ वनों का आवरण, जो वन आवरण भारत में मौजूद है वो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में। ये सिर्फ वनीय आवरण है। इस दृष्टिकोण से भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वनीय इलाके वन क्षेत्र मौजूद है, तो यह है 21.7%। याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं कि कुल भूक्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वनीय इलाके वनीय क्षेत्र मौजूद है। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यह वनीय आवरण भारत में 21.7% है। ध्यान रहे कि अगर वृक्षों के आवरण को भी इसमें मिला दें, पहले हम लोग ये देख लें कि वृक्षों के आवरण की क्या स्थिति है। तो भारत में 95,748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षों के आवरण फैले हुए हैं। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से वृक्षों के आवरण भारत के कुल भूक्षेत्र के 2.91% भाग में फैले हुए हैं। ध्यान रखें, वनीय क्षेत्र है 21.7% भाग पर और वृक्षों का आवरण है 2.91% भाग पर। दोनों को अगर जोड़ दें, वृक्षों के आवरण के साथ साथ वनीय आवरण को भी हम जोड़ दें, तो यह हो जाती है टोटल 24.62% पूरे भूक्षेत्र का। तो ये अक्सर प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो यहां पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है वनीय आवरण कितने प्रतिशत में है और वन के साथ वृक्षों का जो आवरण है वो दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत इलाके में फैले हुए हैं। हेक्टेयर के दृष्टिकोण से देखें तो वन और वृक्षों का जो आवरण है वो भारत में 80.9 मिलियन हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 3 श्रेणियों में वनों का सर्वेक्षण किया जाता है और ऐसा ही इस बार भी किया गया है। तो सबसे पहला अत्यंत सघन वन, जो अति सघन वन है, यानी 70% से अधिक वनीय आवरण जहां पर है उसे अलग कैटेगरी में रखी गई है। इसके अलावा जो दूसरा है मध्यम सघन वन, इसके अंतर्गत 40% से 70% वनीय आवरण वाले क्षेत्रों को रखा गया है। तीसरा है खुले वन, जो 10 से 40% के वनीय आवरण वाले क्षेत्रों के बारे में। इसके अलावा 10% से कम वनीय इलाके वाले का भी सर्वेक्षण किया जाता है, किंतु उन्हें स्क्रब्स की श्रेणी में रखते हैं, उसे वनीय आवरण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो मुख्य रूप से 3 कैटेगरी होते हैं: अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। दोस्तों, ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ध्यान से याद रखेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 33% भूभाग पर वन आवरण का होना अनिवार्य है, जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो रिपोर्ट के अनुसार, जो ISFR की रिपोर्ट 2021 की है, 75% से अधिक वन आवरण वाले भारत में जो क्षेत्र है, देश के ऐसे 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं जहां पर 33% या उससे अधिक वन आवरण मौजूद है। तो वे कौन कौन से राज्य और वे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 33% से अधिक वन आवरण मौजूद है? तो वे राज्य और क्षेत्र पर आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 75% से अधिक भूक्षेत्र में वन आवरण मौजूद है। तो इनमें जो राज्य मौजूद है उनमें है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 75% एंड एबव 75% से अधिक भूभाग पर वन आवरण मौजूद है। यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो स्थिति है आप यहां पर देख लीजिए, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो पोजीशन है। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रश्नों के लिए आप मैप को सामने में रखें। भारत का मैप जिसमें राज्यों की राजनीतिक सीमा हो
उस मैप को आप सामने में रखें और राज्यों का अवलोकन करें। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां सर्वाधिक क्षेत्र में वन आवरण मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट के जो 3 राज्य हैं वे हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये प्रथम 3 राज्य हैं जहां पर 75% से अधिक वन आवरण मौजूद है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ये 3 राज्य हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप केरल के तट के निकट अरब सागर में मौजूद है। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य जो तीनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इन 5 जगहों पर यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में वन आवरण 75% से भी अधिक है। वे कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां 33% से लेकर 75% के बीच वन आवरण मौजूद है? तो वैसे राज्यों की संख्या 10 है। राज्यों में मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा ये तीनों नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट है। इसके अलावा गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम और ओडिशा ये 10 राज्य हैं जहां पर 33% से अधिक आवरण वनों के मौजूद है। तो कुल कितने ऐसे राज्य हैं, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, कुल कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर वन आवरण 33% से अधिक है? तो 10 यहां पर और 3 यहां पर, ऐसे कुल राज्यों की संख्या 13 है जहां पर वन आवरण 33% से अधिक है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश वे कौन है जहां पर 33 से 75% के बीच वन आवरण मौजूद है? तो जो ISFR की रिपोर्ट है, यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है और वे हैं दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अब इन दोनों को जो यूनियन टेरिटरी मर्ज कर दिया गया है। आज के डेट में ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, किंतु रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में इन दोनों को अलग दर्शाया गया है। इसलिए हमने रिपोर्ट के अनुसार ये बात की और इस कारण से संख्या यहां पर 17 दिखाई गई है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इन्हें एक मान लिया जाए तो इस स्थिति में 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 33% एंड एवं वन आवरण मौजूद है। दोस्तों, उच्चतम वन क्षेत्र वाले या वन आच्छादन वाले जो शीर्ष 4 राज्य है, यानी वैसे राज्य जहां पर सर्वाधिक भूभाग पर वन फैले हुए हैं, वैसे राज्यों में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, तीसरा छत्तीसगढ़ का और चौथा ओडिशा का। इसे आप मैप में भी देखते हुए चले। पहला स्थान यहां पर है जो मध्य प्रदेश का है। सर्वाधिक भूक्षेत्र में वनों का जो फैलाव है वो प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, यानी भारत का जो मध्यवर्ती सेक्शन है, मध्य भाग है, वहां पर सर्वाधिक वन के आवरण फैले हुए हैं। यहां पर पहला स्थान। दूसरा स्थान ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के पश्चात यहां अरुणाचल प्रदेश का है जहां सर्वाधिक भूभाग पर वन फैले हुए हैं। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और चौथे पर ओडिशा, यानी पहला, तीसरा और चौथा जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ये तीनों एक साथ लगे हुए राज्य हैं। एक जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश, वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो क्रम आप याद रखें, शीर्ष 4 निश्चित रूप से अगर क्रम से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 4 से अधिक नहीं होते हैं। तो पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा ओडिशा का। प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर देखूं, इस राज्य का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण कितना मौजूद है, तो इस दृष्टिकोण से पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे और चौथे सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। पहला स्थान मिजोरम का है जहां 84.53% पर वन आवरण मौजूद है। दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश 79.33% पर यहां पर वन आवरण है। थर्ड है मेघालय 76% एंड फोर्थ मणिपुर 74.34%। तो ये जो चारों राज्य हैं जहां पर प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वन आवरण मौजूद है, तो आप चारों नॉर्थ ईस्ट में देख लें। तो सबसे पहला मिजोरम, तो ये नंबर 1 स्थिति पे मिजोरम है। सेकंड ये अरुणाचल प्रदेश, दूसरा स्थान पर, तीसरा मेघालय, ये थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ मणिपुर। शीर्ष क्रम के बारे में ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सर्वाधिक के बारे में, न्यूनतम के बारे में जानकारी आप अवश्य रखें, किंतु एग्जाम में अधिकतर अधिकतम के बारे में ही पूछे जाते हैं।
है, इसलिए इस पर आप निश्चित रूप से पकड़ बना के रखें। सर्वाधिक वन आवरण वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, जहां पर 90.33% 90.33% वन आवरण मौजूद है। तो ये अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप समूह है जहां पर सर्वाधिक वन आवरण है केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरी में। इसके पश्चात जो सर्वाधिक वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो यहां पर बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। यहां पर जो वन आवरण है इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 81.75% भूभाग पर वन आवरण फैले हुए हैं। दूसरी ओर सबसे कम वन आवरण वाला जो राज्य है, सबसे पहला जो राज्य है वो है हरियाणा, जहां सबसे कम वन आवरण मौजूद है। इसके पश्चात उसी की नेबरिंग स्टेट पंजाब है। तीसरे स्थान पर गोवा है। तो ध्यान रहे हरियाणा और पंजाब मैदानी इलाके हैं, ये कृषि प्रधान राज्य, हालांकि आज के डेट में ये औद्योगिक प्रधान राज्य भी हैं। एक याद रखें, जो मिनिमम है वो हरियाणा का 1603 वर्ग किलोमीटर ही वन आवरण मौजूद है। यद्यपि गोवा में वन आवरण है किंतु राज्य का आकार छोटा है, इसलिए वहां पर जो वनों का क्षेत्रफल है वो मात्र 2244 वर्ग किलोमीटर है और इस दृष्टिकोण से ये तीसरे स्थान पर है। दोस्तों 2021 का जो वन आवरण रिपोर्ट है इसके अनुसार वे राज्य जहां सर्वाधिक वन क्षेत्र का विकास हुआ है, यानी 2019 की तुलना में 2021 में, यानी इन 2 वर्षों के दौरान जहां पर वनों के आवरण में सर्वाधिक वृद्धि हुए हैं, तो वैसे जो 4 शीर्ष राज्य हैं उनमें सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां 647 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन आवरण में बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है, तो आप यहां पर देख लें, ये जो हमारा आंध्र प्रदेश का इलाका है, ये जो सेक्शन है दक्षिण भारत का पूर्वी तटीय इलाका, यहां पर सर्वाधिक वन आवरण में बढ़ोतरी हुई है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना, ठीक आंध्र प्रदेश से ही ये राज्य अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के पड़ोस में ये तेलंगाना है, ये दूसरा ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक वन आवरण में बढ़ोतरी हुई है। तो आंध्र प्रदेश नंबर 1, तेलंगाना नंबर 2, नंबर 3 में जो राज्य है वो ओडिशा एंड नंबर 4 कर्नाटक। तो ये चारों नेबरिंग स्टेट है। तो आप यहां पर देख लें, यहां पर आंध्र प्रदेश है, यहां पर तेलंगाना, यहां पर ओडिशा और यहां पर कर्नाटक, यानी ये जो सेक्शन है भारत का दक्षिण और पूर्वी भारत इलाका, इस इलाके में सर्वाधिक वन आवरण में बढ़ोतरी हुई है। अगर प्रतिशतता की बात की जाए कि किस राज्य में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में बढ़ोतरी हुई है, तो इस दृष्टिकोण से तेलंगाना प्रथम स्थान पर, प्रतिशत के दृष्टिकोण से 3.07% तेलंगाना में वन आवरण में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का 2.22% एंड थर्ड ओडिशा 1.04% है। चिंताजनक पहलू भी है कि इस दौरान यानी 2019 और 2021 के बीच में वन आवरण में कमी भी आई है और ये कमी विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखाई दे रही है। सबसे अधिक जो कमी दर्ज की गई है वो राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर 257 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन आवरण में कमी दिखाई दे रही है। इसके पश्चात दूसरे स्थान पर मणिपुर, जहां पर 249 वर्ग किलोमीटर में, और तीसरे स्थान पर नागालैंड है जहां 235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन आवरण में कमी आई है। भारत में मध्यम घने जंगलों या प्राकृतिक वनों के क्षेत्र में कमी आ रही है और ये कमी आई है 1582 वर्ग किलोमीटर, 1582 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कमी आई है मात्र 2 वर्षों के अंदर, 2019 से 2021 के बीच। दोस्तों झाड़ी क्षेत्र जो स्क्रब एरिया है उसमें 5320 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जो बेहद चिंताजनक है क्योंकि वनों के क्षरण को यह दर्शाता है, वनों के विनाश को, वनों के खात्मे को यह दर्शाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो वन आवरण है उसमें 1020 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है पिछले 2 साल के अंदर। तो पूर्वोत्तर राज्यों का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.98% ही है, लेकिन उस क्षेत्र में देश का जो वन आवरण है वो 23.75% है। काफी विस्तृत इलाके हैं पूर्वोत्तर के इलाके में, लेकिन उन इलाकों में वनों में ह्रास, वनों का आवरण का घटना
एक बेहद चिंताजनक बात है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर इन इलाकों में वन आवरण में कमी के क्या कारण है? तो मुख्यतः दो कारण है, पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानव जनित गतिविधियां। तो प्राकृतिक कारणों में अत्यधिक और भारी वर्षा होना, जिससे भूस्खलन, यह भी प्राकृतिक वनस्पति के विनाश का, वनों के विनाश का एक बड़ा कारण है। और दूसरा मानवीय गतिविधियां, सड़कों का निर्माण, आवागमन के लिए झूम कृषि और पेड़ों की कटाई आदि इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है, इससे वनों का भारी विनाश हुआ है उत्तर क्षेत्रों में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो 2021 की रिपोर्ट आई है वन क्षेत्र की, इसमें बांस वाले वनों की भी चर्चा की गई है। तो बांस के जो क्षेत्र है उसके बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं उस पर ध्यान रखिए कि वनों में मौजूद बांस के कलमों, जो बांस के तने होते हैं, एक्चुअली जो सिंगल बांस होते हैं उसे कलम या बांस का तना ही कहा जाता है, तो उनकी कुल संख्या कितनी आई है 2021 में? 53,336 मिलियन। जी हां, 53,336 मिलियन हो गई है, जो 2019 की तुलना में अधिक है। 2019 में 13,882 मिलियन थी। दोस्तों, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में मैंग्रोव वन की स्थिति के बारे में भी रिपोर्ट दी गई है। मैंग्रोव क्या है? तो सबसे पहले ये जान लें कि मैंग्रोव एक ऐसी वनस्पति है जो सागरीय क्षेत्र में तट के किनारे मुख्य रूप से मिला करते हैं। ये मैंग्रोव की वनस्पति उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया जो पृथ्वी पर है, वहां पर ये वनस्पतियां समुद्र के इलाके में, समुद्री क्षेत्रों में मिलते हैं और ऐसे ही इलाकों में आकर मछलियां प्रजनन की क्रियाएं भी करती हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर तटीय इलाकों में, जहां पर ये मैंग्रोव के वृक्ष या मैंग्रोव के पौधे बड़ी मात्रा में मौजूद है। वे समुद्री लहरों से भी तटीय इलाकों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, एक फैक्ट और मैंग्रोव वन के बारे में याद रखिए कि एशिया के क्षेत्र में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के जो वन है वो संपूर्ण विश्व का लगभग 40%, 40% है। तो दक्षिण एशिया में, भारत के तटीय इलाकों में भी इसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। तो जो रिपोर्ट में बताई गई है 2021 की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले जो क्षेत्र अथवा यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि हमारे यहां ध्यान रखें कि लक्षद्वीप जो अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है, यहां पर भी सागरीय इलाके हैं। इसलिए दोनों सेक्शन को अगर ध्यान में रखें, राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, तो सर्वाधिक मैंग्रोव के जो वन है वो पश्चिम बंगाल राज्य में मौजूद है। जो कुल क्षेत्रफल है वो 2114 वर्ग किलोमीटर के इलाके में पश्चिम बंगाल का जो तटीय इलाका, ध्यान रखें यहां पर ये जो सेक्शन होगा, ये जो इलाके हैं, यहां पर मैंग्रोव के जो इलाके हैं ये सर्वाधिक है, जो पश्चिम बंगाल का तटीय इलाका है। ये जो पूरा इलाका है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2114 वर्ग किलोमीटर में है। दूसरा इलाका गुजरात का है, जो 1175 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो यहां पर गुजरात के तटीय इलाकों में, यहां पर खब्बात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में और कुछ तटीय सेक्शन में यहां पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। तो याद रखिए, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में, और दूसरा सबसे विस्तृत रूप में ये जो मौजूद है वो गुजरात के तटीय इलाकों में, अरब सागर में मौजूद है। तीसरा स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जहां पर 616 वर्ग किलोमीटर के इलाके में, यानी बंगाल की खाड़ी का ये जो क्षेत्र है, यहां पर मैंग्रोव के जो वन है वो तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है भारतीय संदर्भ में। दोस्तों, अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितने भी मैंग्रोव के वन भारत में मौजूद है, उनमें सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में 42.33% है। जो मैंग्रोव के वन है वो वेस्ट बंगाल के तटीय इलाके में मौजूद है। दूसरा 23.54% मैंग्रोव गुजरात में, और तीसरे स्थान पर यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार है, जो 12.34% है। राज्यों की बात करूं तो तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आ जाएंगे। ओवरऑल जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों सम्मिलित है, तब तो आंध्र प्रदेश की स्थिति चौथी है। अदरवाइज राज्यों के सेंस में ये तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश मौजूद है। मैंग्रोव के संदर्भ में जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि भारत का कुल मैंग्रोव आवरण वो बढ़कर हो चुका है 4,992 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का जो कुल मैंग्रोव क्षेत्र है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। याद रखेंगे इस तथ्य को। पिछली रिपोर्ट की तुलना में जो 2019 में प्रस्तुत किए गए थे
उसकी तुलना में 2021 में मैंग्रोव के वन क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 17 स्क्वायर किलोमीटर। सिर्फ 3 राज्य हैं जहां पे सर्वाधिक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, तो वो ओडिशा पहला राज्य है जहां पर 8 वर्ग किलोमीटर के दायरे में मैंग्रोव वन में बढ़ोतरी हुई है। यानी वेस्ट बंगाल से ही सटा हुआ जो इलाका है, यहां पर आप देख लें, वेस्ट बंगाल ऐसे ही सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र हैं, तो इसी से लगा हुआ जो उड़ीसा का तटीय इलाका है, यहां पर इस प्रकार के वनों में बढ़ोतरी हुई है, जो ओडिशा में 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तो यहां पे भी आप अब देखें कि गुजरात का जो पड़ोसी स्टेट यहां महाराष्ट्र है, तो गुजरात का जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है, तो इसी का फैलाव कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंतर्गत भी हुई हो, तो जो 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार दर्शा रहा है। तीसरे स्थान पर कर्नाटक, जहां 3 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन का विस्तार दिखाई दिया है। तो 3 राज्यों का क्रम याद रखें। टोटल 17 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। उनमें पहले स्थान पर ओडिशा, जहां सर्वाधिक मैंग्रोव वन का विकास देखने को मिला और वहां पर ये 8 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक का स्थान है। दोस्तों 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो कार्बन स्टॉक के संबंध में। तो ये कार्बन स्टॉक होते क्या है, ये क्या चीज है, आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। सामान्य रूप से वातावरण में या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा को जो अवशोषित करने वाले क्षेत्र है, जो एब्जॉर्ब करने वाले क्षेत्र, वो हमारी वनस्पतियां हैं और ये वनस्पतियां वनों में अधिकतर मौजूद है। जो वन क्षेत्र है वे ही सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है, उसे एब्जॉर्ब करती है। तो कहते किसे है कार्बन स्टॉक। तो ध्यान रहे दोस्तों, वनों में कार्बनिक अथवा अकार्बनिक रूप में जो कार्बन मौजूद है उसे ही कार्बन स्टॉक कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, और इसके अलावे वैश्विक तापमान, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसमें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 2021 की रिपोर्ट में जो कही गई है कि भारत के वनों में कार्बन स्टॉक कितने हैं, तो वो है 7,204 मिलियन टन। ये कार्बन स्टॉक वर्तमान में भारतीय वनों में मौजूद है। पिछले सर्वेक्षण जो 2019 में किए गए थे, तो उस समय जो रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में इस बार 79.4 मिलियन टन, 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है कार्बन स्टॉक में। तो ये तथ्य याद रखिएगा कि कार्बन स्टॉक वर्तमान में भारतीय वनों में कितनी है, तो 7,204 मिलियन टन है। पिछली गणना से यानी 2019 के आंकड़ों से 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट में जो सर्वाधिक चिंताजनक पहलू है वो वन क्षेत्र में लगने वाले अग्नि के प्रकोप से है, जिसे हम दावानल कहते हैं। दावानल जंगलों की आग को कहा जाता है। रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि भारत में 46% क्षेत्र अग्नि प्रवण है। अग्नि प्रवण का तात्पर्य है वैसे इलाके जो डेंजर जोन है, जहां आग लगने की संभावना है, जहां आग लग सकते हैं, उन्हें कहा गया अग्नि प्रवण क्षेत्र है। ये क्षेत्र कितने हैं? 46% वन क्षेत्र भारत के। इसके अलावा वर्तमान में ऐसे वन्य इलाके जहां अक्सर आग लगते रहते हैं, दावानल की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे वन्य क्षेत्र भारत में 35.46% है। रिपोर्ट कह रही है कि 35.46% वन क्षेत्र दावानल के शिकार हैं या दावानल से त्रस्त है। दावानल जंगलों की आग, तो उससे वो त्रस्त है, अक्सर वहां आग लगती रहती है। तो अब ये जो रिपोर्ट कह रही है कि 2030 तक भारत में 45 to 64 यानी 45 से 64% तक का जो वन क्षेत्र है वो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके नकारात्मक प्रभाव से त्रस्त होंगे। यानी यहां आग लगने का खतरा निरंतर बना हुआ रहेगा। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सर्वाधिक दुष्प्रभाव अगर कहीं पड़ने वाला है तो जो चेतावनी दी गई है वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, जहां पर वन्य आवरण ना के बराबर है, मात्र 0.1 to 0.2% के बीच ही वहां वन्य आवरण मौजूद है। इसलिए सबसे चिंताजनक पहलू वैसे क्षेत्रों में है जहां पहले से ही वन आवरण ना के बराबर है।
दोस्तों इसी रिपोर्ट में हॉट स्पॉट की भी चर्चा की गई है, वैसे इलाके जो काफी डेंजर जोन में मौजूद है जिसे हॉट स्पॉट के अंतर्गत रखा गया है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों को अगर छोड़ दे तो पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है भारत में, जहां 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, तो वैसे इलाकों में घने वृक्षों के आवरण मौजूद है। लेकिन उसके बाहर तो जो राज्य की चर्चा की गई है इस रिपोर्ट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, इन 4 राज्यों को छोड़कर जो अन्य सभी राज्य हैं उन राज्यों में अत्यधिक संवेदनशीलता की बात कही गई है, वे हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं। यानी पूर्वोत्तर के क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 राज्यों के अलावा जो भी राज्य हैं जहां पर वन्य इलाके हैं, वन्य क्षेत्र हैं, वो हॉटस्पॉट हैं, यानी वो काफी संवेदनशील है। वहां पर वन्य आवरण जो है उनमें कभी भी आग लग सकती है, पर्यावरण को वो प्रभावित कर सकती है। इस रिपोर्ट में ये जो पहलू है ये एक चेतावनी भी है और हमें सचेत भी करती है। दोस्तों वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की जो सबसे प्रमुख बात है कि पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर वन के संदर्भ में वहां पर जो वनावरण है उसका आकलन किया गया है। 52 यानी 52 टाइगर रिजर्व के बारे में आकलन प्रस्तुत किया गया है इस रिपोर्ट में जो 2021 की रिपोर्ट है। दोस्तों पिछले एक दशक में यानी 2011 से लेकर 2021 के बीच में जो बाघ गलियारे हैं, जो टाइगर कॉरिडोर है, उसके वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो अगर इसे परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो एक दशक में बाघ गलियारों में यानी टाइगर कॉरिडोर में वन आवरण में जो बढ़ोतरी हो रही है वो 0.32% है। इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा, 0.32% की बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक में टाइगर कॉरिडोर में, बाघ गलियारों में। दूसरा कि बाघ अभयारण्यों के वन क्षेत्र में जो टाइगर रिजर्व हैं उन क्षेत्रों में 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो जहां टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत वन आवरण में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, वहीं बाघ अभयारण्य जो टाइगर रिजर्व है उन इलाकों में वन आवरण में कमी दिखाई दी है। तो ये जो कमी आई है आंकड़ों के अनुसार 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्शाई गई है 2019 की तुलना में। तो ये प्रतिशत में कितने हैं? 0.04%, यानी इतने प्रतिशत की कमी आई है बाघ अभयारण्यों में, वनों के क्षेत्र में। तो पिछले एक दशक में जो 52 टाइगर रिजर्व हैं उनमें 20 में वन आवरणों में वृद्धि हुई है, जबकि 32 टाइगर रिजर्व में वन आवरण में कमी आई है, यह रिपोर्ट में कही गई है। 3 टाइगर रिजर्व, याद रखें 3 टाइगर रिजर्व, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, दूसरा अन्नामलाई तमिलनाडु में और तीसरा इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। ये जो 3 टाइगर रिजर्व हैं यहां पर सर्वाधिक वन आवरण की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है 80 वर्ग किलोमीटर जो पहले स्थान पर है, दूसरा अन्नामलाई 78 वर्ग किलोमीटर और तीसरा इंद्रावती में 48 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है वन आवरण में। जबकि कंवल जो तेलंगाना में है, दूसरा भद्रा कर्नाटक में और सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल का जो तटीय इलाके हैं और वहां के जो सुंदरवन के जंगल या डेल्टाई क्षेत्र में जो जंगल मौजूद है यहां पर अब कमी दर्शाई जा रही है, यानी वन आवरण में कमी आई है इन 3 बाघ अभयारण्यों में जो टाइगर रिजर्व है। सर्वाधिक वन आवरण जो टाइगर रिजर्व में है वो हमें देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो पक्के टाइगर रिजर्व है, जिसे पक्का टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, वहां पर 97% इलाके में वन आवरण मौजूद है जो सर्वाधिक है। तो दोस्तों आज के पूरे एपिसोड में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए, जो बातें बताई गई, वो 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आया है उसमें ये बातें कही गई हैं। तो अब ये जो आंकड़े हैं ना 2022 के अंतर्गत, 2023 के अंतर्गत जो भी एग्जाम होंगे, समस्त एग्जाम के लिए ये अब आपके लिए उपयोगी सामग्री है, ये ध्यान रखें। गाइस इस सेक्शन में आप जो भी अध्ययन करें तो मैप को काइंडली आप सामने में रखेंगे तो वो सारी चीजें आपको स्वतः याद होती चली जाएंगी। दोस्तों अगर ये पूरा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच भी शेयर करें, और हाँ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग
हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो काइंडली आपको अगर हमारे वीडियो को लग रहा है कि काफ़ी उपयोगी है तो हमारे सारे वीडियो को आप देख लें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कहीं भी अन्यत्र यहां तक कि किताबों में भी भटकना नहीं होगा। आप आराम से बहुत संक्षिप्त, सारगर्भित और सटीक तैयारी कर सकेंगे। तो काइंडली समस्त वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, आत्मसात कर लें। ये आपके पीटी के लिए नहीं बल्कि अगले स्टेप यानी मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ओके गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।